तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। ये NCERT एक्सरसाइज 7.6 का है, क्लास 12 इंटीग्रल चैप्टर में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स को मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो बाय पार्ट के मेथड से होगा। ठीक है, पर बात ये यहाँ पे कि अभी हम बाय पार्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, कि कॉस एक इन्वर्स फॉर्म में है। मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इन्वर्स फॉर्म में ऐसे लिखा रहेगा, बाय पार्ट लगाना हो, यहाँ पे इन्वर्स फॉर्म का है, तो कुछ क्वेश्चन में तो हो जाएगा, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली कॉस साइन में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो इसे करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आपसे इन्वर्स फंक्शन को हटाना पड़ेगा, यानी हम थोड़ा मैनिपुलेशन करके यहाँ से इन्वर्स चीज़ को हटा के इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल या तो अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाए, ऐसा कुछ बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स को मैं टी लेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉस इन्वर्स एक्स को टी लेट कर लिया तो मैं जानता हूँ कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये जिसको नहीं आ रहा वो थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज ले ले, और अगर उसको पास टाइम नहीं है तो यहीं से समझ ले। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी। तो देखो इन्वर्स अगर लगा रहता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में चीज़ चली आती है, तो ऐसे आप समझ लो कॉस डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, और एक्स इक्वल टू कॉस टी हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कह दो कि ट्रू है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रू है, ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, बताने को मैंने बता दिया ऐसे सिंपल तरीके से याद रखने के लिए जिनको नहीं आता, पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, रियल सेंस में तो अगर कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी है तो कॉस टी इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब बोथ साइड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी डी टी, और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे सबकी वैल्यू आ गई, डी एक्स की जगह मैं ये रख सकता हूँ, एक्स की जगह मैं ये रख सकता हूँ, और कॉस इन्वर्स एक्स की जगह मैं टी रख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे मैनिपुलेट करके इसे कैसे लिखता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, कॉस टी, कॉस इन्वर्स एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, टी, और डी एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, तो साइन टी डी टी रखो, इंटीग्रेशन के बाहर लगाओ माइनस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बाय पार्ट तो यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे 3 फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, एक अलजेब्रिक है और 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो अब मैं इसको 2 में लेके आऊँगा। अब वो मैं कैसे करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा एंड डिवाइड करूँगा बाय 2। ठीक है, ताकि ये 2 में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे तो 3 दिख रहे हैं ना मुझे फंक्शन, एक अलजेब्रिक 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 किया तो देखो ये क्या हुआ, 1/2 बाहर, डिवाइड वाला बाहर रखो, और ये टी 2 साइन टी कॉस टी डी टी। ठीक है, और 2 को मैं मल्टीप्लाई वाले 2 को अंदर लेके चला गया हूँ। अब देखो ये क्या है, 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला है 2 साइन टी कॉस टी, तो यानी इसकी जगह मैं 2 साइन टी कॉस टी की जगह रख सकता हूँ साइन 2t। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो मेरे पास यहाँ पे -1/2 टी ऐसे ही रहेगा जो यहाँ पे है, और ये क्या आ जाएगा, साइन 2t dt। अब देखो अगेन यहाँ पे 2 फंक्शंस बन गए, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया था, एक इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में, जिसे करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, अगर आप करके देखेंगे कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको फर्स्ट कॉस इन्वर्स फंक्शन मान के, और सेकेंड फंक्शन इसको मान के, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। करने को तो आप कर लेंगे अगर आप बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं, अगर बहुत अच्छी आप इंटीग्रेशन जानते हैं, पर क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाएगा, इसलिए इसको हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो ये टी साइन 2t हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आइलेट के हिसाब से अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो सबसे पहले कौन किसको नंबर मिलेगा, अलजेब्रिक को। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे नंबर मिलेगा साइन 2t जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और अब मेरे को इसको 1/2 कॉमन ले लो, और इसको मैं बाय पार्ट के मेथड से देखो इसको मैं फॉर्मूले में फिट कर रहा हूँ।
अब बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे मैं कैसे याद रखता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू उसका जो वेरिएबल है, और यहाँ वेरिएबल क्या है, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर लगाओ माइनस साइन, फिर क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो पहले इसको, फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल जो कि यहाँ पे टी है। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो किससे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन से जो कि अगेन साइन टी साइन 2t है, और इसको मुझे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब जो इसका आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको वापस से इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट लगा दिया। ये है आपका बाय पार्ट का फॉर्मूला। ठीक है, और इसको ऐसे ही लिखो, ऐसे ही याद करो, तभी ज़्यादा तेज़ी से याद होगा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 तो अभी बाहर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। टी तो ऐसे ही आ गया, साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2t/2। ठीक है, माइनस यहाँ आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी आ जाएगा 1। अब साइन 2t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होगा, अगेन -cos 2t/2, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं, -1/2 अभी बाहर रखो, और यहाँ पे क्या आ गया, -t cos 2t/2। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ माइनस बाहर ले आओ इंटीग्रेशन के, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 को बाहर ले आओ तो अंदर बचा क्या इंटीग्रेशन है, cos 2t/dt। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करो cos 2t को विद रिस्पेक्ट टू dt, तो जो क्या आएगा -1/2 ऐसे ही रहेगा, t cos 2t/2 प्लस 1/2। अब cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2t/2। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बार जो बताने वाले होते हैं वो इसके साथ ही रख के बताते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लेके आए, फिर इसको -1/2 से इंटू करो, फिर जाके उसको मानो कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या, क्वेश्चन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं है। अब जब लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफाइन नहीं है तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारा वो एक आर्बिट्री इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स और वाई के चेंज करने से उनके जो मतलब इंटीग्रेशन का वेरिएबल उसको चेंज करने से चेंज होगी। ठीक है, जब वैल्यू फिक्स नहीं है तो उस चेंज होने से चेंज होगी, तो आप उसको सी मान सकते हो डायरेक्ट। बस ये याद रखो कि आंसर में मुझे डायरेक्ट मतलब आंसर मुझे सी रखना है इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद। ठीक है, अब इतना उसमें अलजेब्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग देखते हैं पहले 10 इंटीग्रेशन मानेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, शायद मैंने पिछली काफ़ी क्वेश्चंस भी किया है, पर आप चाहो डायरेक्ट जहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हो रहा है इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जहाँ इंटीग्रेशन ख़त्म कर हो रहा है वहाँ पे एक सी लगा दो। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सी लगा दिया है, वरना भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन अभी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे तो खास तौर से। अब देखो मैं -1/2 को यहाँ पे इंटू कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस t cos 2t/4, और यहाँ पे हो जाएगा -1/8 sin 2t, और ये आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम t रख दोगे वैल्यू आंसर में, तब आपका आंसर जो NCERT में दिया गया है वो नहीं आएगा। चाहो तो t की वैल्यू जहाँ पे क्या ली गई है, हमने t की वैल्यू ली है, अगर यहाँ पे t की वैल्यू हमें रखनी है और t की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, cos इनवर्स x, सॉरी, डायरेक्ट अगर यहाँ पे t की वैल्यू रख दोगे और इसको आंसर लिख दो तो कोई चीज़ गलत नहीं है। पर जिन लोगों को NCERT वाला आंसर चाहिए, मैं इसके आगे प्रोसीड करके दिखाने वाला हूँ कैसे NCERT का आंसर आएगा। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं और देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, t cos 2t -1/8 sin 2t + c। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब डायरेक्ट t की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे तब भी आंसर चला आएगा। देखो हमने क्या माना था, हमने पहले माना था cos इनवर्स x = t है। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, cos t = x है। ठीक है, तो अब चाहो तो यहाँ पे t की वैल्यू डायरेक्ट डाल के आंसर लिख दो cos इनवर्स का, पर जो NCERT वाला अगर आंसर चाहिए तो फिर वैसे नहीं आएगा।
उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन है। अब वो क्या मैनिपुलेशन है देखो यहाँ पे, सबसे पहले देख रहा हूँ टी कॉस 2t को कैसे लिखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। टी कॉस 2t यहाँ पे फोकस करें आप, ठीक है। पहली चीज़ ये, अब मैं बता रहा हूँ कैसे आंसर को मैनिपुलेट करके लिखा गया है। चीज़ तो सारी आंसर में यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर आ जाएगा सही, कोई इसे काट नहीं सकता। पर जो अगर एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए तो देखो यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, कॉस 2t। अब जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी जानते हैं उन्हें पता होगा कि कॉस 2t इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1। अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, क्या 2 कॉस t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। अब इस चीज़ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद। और कॉस t क्या है, इक्वल टू x है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कॉस 2t को मैं ये लिख सकता हूँ। अब कॉस 2t की जगह मैं इसने यहाँ पे ये डाल दिया, तो ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब t कॉस 2t की जगह एनसीईआरटी में ये लिखा गया है और अपॉन में 4 लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ आ गई। अब साइन 2t का देखते हैं, सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे है साइन 2t का। साइन 2t को कैसे लिखा सकता है, 2 साइन t कॉस t, ठीक है। अब कॉस t देखो यहाँ पे, यहाँ वाला t है उसमें कॉस इनवर्स x लिख दिया गया है, देखो यहाँ पे साइन t, और ये कॉस वाला यहाँ पे जो t है उसमें तो ये डाल दी गई ये वैल्यू जो t की है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, देखो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, या तो ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद आपने कभी पढ़ा होगा कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है, x के, ठीक है। ये ठीक है, ये सब चीज़ें सारी फॉर्मूले हैं, मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x क्या बच गया, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आया 2 साइन t, ठीक है, ये चीज़। अब साइन t को देखो इसने कैसे लिखा है, कॉस t इक्वल टू x होता है। तो अगर थोड़ी बहुत तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो तुम जानते हो कॉस t इक्वल टू अगर x हमने लेट किया हुआ है, ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें हमने लेट की हुई थी, ठीक है। तो अगर मैंने कॉस t इक्वल टू x लेट किया हुआ है तो यानी क्या, t इक्वल टू x है, x अपॉन 1, ठीक है। तो कॉस क्या, कौन वाली साइड यहाँ पे कॉस हो गया, अगर ये t है तो कॉस हमारा बेस ये होगा ना, और हाइपोटेन्यूस नीचे लिखी रहती है वो 1 है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो भी बोलो, ठीक है, हाइपोटेनस। तो साइन t क्या होगा, यहाँ से देखो दिख रहा है साइन t क्या होगा, पाइथागोरस यहाँ थ्योरम लगाओ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन t यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये साइन t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है आप ही समझ गए कैसे आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन t की ये वैल्यू डाल दो तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 2t, अब 2 साइन t की जगह क्या रख दिया मैंने, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x पहले से ही है, ठीक है। 1 नीचे लिखो ना लिखो बात सेम ही है, ठीक है। तो साइन 2t की जगह ये डाल दी गई है वैल्यू, देखो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ एक बार थोड़ा सा अच्छे से। साइन 2t की जगह ये वैल्यू डाल दी गई है एनसीईआरटी में, और t कॉस 2t की जगह ये वैल्यू डाल दी गई है। तो अब मैं इसको डाल के लिख के दिखाता हूँ क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। वापस से तो हमारा आंसर क्या आया था, t कॉस 2t बाय 4 माइनस 1/8 साइन 2t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब t कॉस 2t की जगह क्या रख दिया है, देखो मैंने यहाँ पे कॉस इनवर्स x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब एनसीईआरटी को क्या लिख रही है, 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x अपॉन 4, फिर माइनस 1/8 है, और यहाँ पे क्या है, साइन 2t की वैल्यू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब देखो 2 से यहाँ पे क्या आ गया, 4 कट के 8, तो क्या आ गया मेरा आंसर पूरा, 2x स्क्वायर माइनस 1
कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अब मैं इसे कर दे रहा हूँ मार्क और इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, कैसे आंसर आ रहा है ये। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लो इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा हार्डवर्क की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी हार्डवर्क कर लिया तो बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, और ये ना सोचो कि सारे क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं, बस कुछ। ठीक है, कुछ कह सकते हो, थोड़ा कह सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोलूँ, गलती से निकला है मेरे मुँह से कुछ कह के। ज़्यादातर एक्स कॉज इन्वर्स एक्स है, एक्स साइन इन्वर्स एक्स है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही होंगे, मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे करके मैनिपुलेट करके, वरना भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, शायद आप ना कर पाओ। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो और ये हो गया हमारा आंसर।